आपके लिए छोड़ी थी. So I hope you all have done those problems. For example, there was a problem that give an example of a non-commutative ring which has exactly 16 elements. So I hope you must have done it. For example, M2 cross 2 matrices over Z2. This is a ring having 16 elements. Now further there were some problems like prove that the center of R is a subring. So some of you have done it. That is good. And then there was a problem that UR is a group under multiplication. So I hope you all have done this also. And then there was a problem determine the ring of units. So we have done it. No problem. तो चलिए हम लोग कुछ आगे करते हैं और we will do some more things. So today is 709. Two 2021. Sir. Yes. Oh, ये क्वेश्चन Yes, please. ये एक रिंग है जो कम्यूटेटिव रिंग है, तो you are denote कर रहा set of unit of R prove that you are the group under multiplication. क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो पा क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो कर पा रहे हैं सर. अच्छा, रिंग ऑफ यूनिट जो है वो ग्रुप है, इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, यही ना? यस सर. अच्छा ठीक. सो सपोज आर एक रिंग है, रिंग विथ आइडेंटिटी. And I take two element AB in UR. UR में कौन आएगा? जो यूनिट होगा. सो अगर A UR में है और B UR में है तो इसका मतलब है कि A इंटू A इनवर्स, एक A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सो दैट A इंटू A इनवर्स क्या होगा? A इनवर्स इंटू A के बराबर आएगा और वो 1 आएगा. और B इंटू B इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू 1 आएगा. सो द प्रॉब्लम इज दैट AB इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा. तो AB का क्या कर सकते हैं हम लोग? AB को मल्टीप्लाई करेंगे B इनवर्स इंटू A इनवर्स से. B इनवर्स A इनवर्स कैसा एलिमेंट होगा? ये रिंग का एलिमेंट होगा, ये रिंग में होगा. और ये AB भी क्या होगा? रिंग का ही एलिमेंट होगा. AB क्या होगा? रिंग का एलिमेंट होगा ही. अब देखते हैं AB इन्वर्टिबल है या नहीं. अगर AB इन्वर्टिबल होगा या AB यूनिट एलिमेंट होगा, AB का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये रिंग के अंदर चला जाएगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई दीस टू एलिमेंट्स बाय द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द रिंग. वी कैन राइट इट एज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वी कैन राइट इट एज B इनवर्स एक साथ कर सकते हैं और फिर A इनवर्स कर सकते हैं. B इंटू B इनवर्स क्या हो गया? 1 हो गया. A डॉट 1 एक साथ इंटू A इनवर्स इधर और फिर A इंटू A इनवर्स और ये हो गया 1. सो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू UR. यही पूछना चाह रहे थे. यस, किसका क्वेश्चन था? रवि सर. यस सर. हम लोग आगे एक और प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं. ये भी गैलियन से ही है. सो प्रॉब्लम सपोज दैट R1 plus dot R2 plus dot से लेकर Rn plus dot. Suppose these are rings. Suppose that these are rings. Then define R to be R1, R2,
इस सिंबल को हम लोग डायरेक्ट सम पढ़ते हैं। एंड दिस सेट आर इज डिफाइंड एज, एक्चुअली इस सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें हम लोग पेयर्स, इसमें हम लोग n टपल्स लेते हैं r1 r2 rn such that ri belongs to ri। ठीक है, सो पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, r1 से, दूसरा आ रहा है r2 से, और लास्ट वाला आ रहा है rn से। इस सेट के ऊपर हम लोग एक ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन प्लस फ्रॉम r क्रॉस r टू r एज, ऑपरेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन। तो हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं सेट का, a1 a2 an, एंड दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया b1 b2 एंड bn। कहाँ का एलिमेंट लिया, r का, और इनका सम हम डिफाइन कर रहे हैं। सम कैसे डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, a1 प्लस a2 डैश 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 an प्लस bn। अब देखो ये जो पहला सम है वो r1 का सम है, ये सारे सेट अलग लगे, r1 r2 rn, सबके एडिशन को प्लस से डिनोट कर रहे हैं और सबके मल्टीप्लिकेशन को डॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन डॉट हैं और बहुत सारे एडिशन हैं, प्लस हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। तो ये a1 कहाँ का एलिमेंट है, r1 का, a2 भी r1 का एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में जो सम हो रहा है वो भी r1 का सम है। इसी तरह से an rn का है, bn rn का एलिमेंट है, सो देयर सम विल बी ऑफ rn। सर a1 प्लस b1 होगा ना? ओ यस यस, सॉरी, a1 प्लस b1, a1 plus b1, so a1 is from r1 and b1 is also from r1, so a1 plus b1 is an element of r1 and similarly an plus bn is an element of rn। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग एक दूसरा ऑपरेशन डिफाइन करेंगे डॉट का, फ्रॉम r क्रॉस r टू r एज a1 a2 an dot b1 b2 bn, and this is defined as a1 b1 up to an bn, means coordinate wise multiplication and coordinate wise addition। इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक रिंग बनाता है। सो द प्रॉब्लम इज दैट शो दैट r प्लस डॉट इज अ रिंग, ये एक रिंग बनाता है और इस आपको दिखाना है कि ये रिंग है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर a which you will show that it is a ring। Problem number b is that show that R has identity. Identity means multiplicative identity. If and only if each Ri has identity। अगर हर Ri के पास आइडेंटिटी होगी तो R के पास भी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये आपको शो करना है, बहुत मुश्किल नहीं है इसको शो करना, आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, अब अगर सारे आर के पास आइडेंटिटी है तो क्या होगा, आर के पास आइडेंटिटी होगी। सो द सी पॉइंट विच यू आर टू शो दैट if each Ri is commutative ring with identity, then the ring of units of R is actually equal to the ring of unit of R1 cross the ring of unit of R2 cross
द रिंग ऑफ यूनिट ऑफ आयरन। ठीक है, ये आपको शो करना है। ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस किया है ये एक्चुअल में डायरेक्ट सम के लिए, डायरेक्ट सम ऑफ ग्रुप्स। इसको ट्राई करिएगा आप लोग। एंड देयर इज another problem, but before that problem let me define something. Definition. Let R be a commutative ring with identity take AB in R. If A is not equal to 0, we say A divides B। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, A divides B। A divides B। समझ में आ रहा है? ये जो हमने लिखा A वन लाइन स्ट्रेट लाइन एंड B, इसका मतलब है A divides B if there exists C in R such that B can be written as A into C। समझ में आ रहा है? कब बोलेंगे हम कि एक एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है? अगर दूसरे एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट इनटू सम एलिमेंट लिख पाएंगे तो हम बोलेंगे कि एक एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है। इससे यहाँ पे ए बी को कब डिवाइड कर रहा है? जब बी को लिख पा रहे हैं ए इंटू सी फॉर सम सी। समझ में आ रहा है? सो द प्रॉब्लम इज दैट in Z6, problem number A, in Z6 show that four divides 2। ठीक है, in Z8 show that 3 divides 7। In Z15 show that 9 divides 12। ऐसा हो सकता है? एग्री कर रहे हैं आप लोग? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 2 जो हम लोग लिख रहे हैं वो Z6 का एलिमेंट है, यानी 4 का मतलब 4 बार और 2 का मतलब 2 बार है। अपनी सुविधा के लिए हम बार नहीं लिख रहे हैं। 3 और 7 जो लिखे हैं वो Z8 का एलिमेंट है, इसका मतलब 3 बार और 7 बार से हमको मतलब है। और 9 और 12 जो हमने लिखा है वो Z15 का एलिमेंट है, यानी 9 बार और 12 बार की बात हम कर रहे हैं। सो इसमें से कोई एक को हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं और बाकी दो आप अपने से करिएगा। किसको सॉल्व करें ये बताइए? सेकंड का सर। सेकंड करें। ये सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। सर सब एक ही जैसा लग रहा है। सब एक जैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है। Z8 को देखिए क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हम बार लिखना छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि Z8 का एलिमेंट है, मतलब 0 का मतलब 0 बार, 1 का मतलब 1 बार, 2 का मतलब 2 बार एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो एक तरीका है बहुत एलिमेंट्री कि हम कैसे दिखाएं कि 3 डिवाइड 7। 3 डिवाइड 7 का मतलब है अगर 7 को हम लिखें तो 3 इंटू समथिंग करने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो चलिए 3 में से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ गया। 3 में 1 को मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया। 3 में 2 को मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। 3 में 3 को हम मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया। 9 को क्या करेंगे हम लोग? 9 का क्या मतलब हो गया? 2 बार सर, 1 बार।
1 बार। 9 का मतलब 1 बार हो गया। अब 3 में 4 को मल्टीप्लाई किए कितना आया? 12 बार। ये तो मतलब कितना हुआ? 4 बार। 4 बार। 4 बार। 3 में 5 को मल्टीप्लाई किए कितना आया? ये आ गया सर 7 बार। 7 बार आ गया। So this proves that since 3 into 5 is equal to 7, so 3 divides 7. सर एक बार फिर से। हाँ, हमने सबसे मल्टीप्लाई किया, लेकिन 3 into 5 मल्टीप्लाई करने पर हमको 15 मिला, और 15 बार और 7 बार एक ही बात है, क्योंकि 15 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। So this simply means that 3 divides 7. 3 divides 7. ठीक है। एक और तरीका आपको सोचने का हो सकता है। देखिए, अगर हमको देखना है 3 divides 7, अगर 3 इन्वर्टेबल है, यहाँ पे 3 इन्वर्टेबल था, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमारे लिए देखना आसान है, क्योंकि अगर 3 7 को डिवाइड करेगा, सो 3 into x हम लोग 7 लिख सकते हैं। अगर डिवाइड कर रहा है, हमको चेक करना है, और 3 इन्वर्टेबल हो तो हम लोग दोनों साइड अगर 3 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी, 3 इनवर्स इंटू 7। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो है 3 का इनवर्स कौन है। सो दिस इज 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इनवर्स इंटू 7। अब 3 का इनवर्स आपको निकालना है। सो बता सकते हैं क्या होगा 3 का इनवर्स? 1। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है? थ्री सेल्फ इनवर्स है सर। बताओ। 3 सो 3 इंटू 7 कितना हुआ? 21। और 21 कितना हुआ? 21 6 बार। 8 से डिवाइड करो 21 को, 5 आ गया। सो 5 इज द इनवर्स। सो इस केस में ऐसा हो गया। सारे केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 3 इन्वर्टेबल था, जैसे ये 9 है तो उसके लिए आपको फिर से अलग तरीके से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देखिएगा, दिस इज इंटरेस्टिंग। चलिए, अब हम लोग डिफाइन करते हैं, जीरो डिवाइजर डिफाइन करते हैं। व्हाट इज जीरो डिवाइजर? ठीक, सो लेट अस डिफाइन जीरो डिवाइजर। Zero divisor. So a non-zero element A in a commutative ring R is called zero divisor if there exists a B not equal to 0 in R such that A into B is equal to 0। ये जो डिफिनीशन है हम लोग ने गैलियन से ली है, क्योंकि हम लोग गैलियन की बुक फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये डिफिनीशन गैलियन से ली गई है। ठीक है, इस डिफिनीशन में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है बुक में। यहाँ पे देखो, जीरो डिवाइजर जो डिफाइन किया गया है उसके लिए हम लोग ने जो रिंग ली है वो कॉम्यूटेटिव रिंग ली है। अगर हम रिंग को कॉम्यूटेटिव नहीं लेते तो हम लोग को लेफ्ट जीरो डिवाइजर और राइट जीरो डिवाइजर जैसे कंसेप्ट लाने होते हैं, लेकिन रिंग कॉम्यूटेटिव है, इसलिए लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज होता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जीरो डिवाइजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जीरो डिवाइजर डिफाइन किया गया, नॉन जीरो एलिमेंट को ही जीरो डिवाइजर कहा गया। ठीक, सो ए नॉन जीरो एलिमेंट A in a commutative ring R is called zero divisor if there exists a B not equal to 0 in R such that A into B 0 आ जाए। डिफिनीशन समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हो? ऐसा कोई जीरो डिवाइजर बता सकते हो? Z6 में एलिमेंट 2 एंड 3 सर।
हाँ, Z6 लिया हमने और उसमें एलिमेंट 2 लिया और 3 लिया और 0 आ गया। तो कौन जीरो डिवाइजर है? 2 and 3 sir. 2 and 3 are zero divisors. ठीक, दोनों ही जीरो डिवाइजर है क्योंकि 2 नॉन जीरो है और उसके लिए एक 3 नॉन जीरो मिल रहा है, सच दैट कि 2 into 3 जीरो है, और इसी तरह 3 नॉन जीरो है और 3 नॉन जीरो के लिए एक 2 नॉन जीरो मिल रहा है, सच दैट 2 into 3 इज नॉन जीरो। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हैं 2 और 3 दोनों जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं इंटीग्रल डोमेन। अगर आप लोग मेरे YouTube वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें जो रिंग थ्योरी का फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट है, उसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव रिंग की बजाय नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग लेके डिफाइन किया है। तो आपको लेफ्ट जीरो डिवाइजर, राइट जीरो डिवाइजर डिफाइन किया है और इसलिए थोड़ी सी चीजें वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। हमने नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग लेके डिफाइन किया, बट नो प्रॉब्लम, अगर आपका कॉम्यूटेटिव रिंग है और हम गैलियन को फॉलो कर रहे हैं तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इंटीग्रल डोमेन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रल डोमेन हम डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ने कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटीग्रल डोमेन डिफाइन कर रहे हैं। सो अ कॉम्यूटेटिव रिंग ring with identity is called integral domain if it has no जीरो डिवाइजर। एग्जाम्पल, यानी एक ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग जिसमें कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। तो सबसे पहले एक चीज तो दिख रहा है कि Z6 इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ID का मतलब इंटीग्रल डोमेन। सो Z6 इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। एग्री कर रहे हो हमसे? डू यू ऑल एग्री एट दिस पॉइंट? Yes sir. इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कि कोई इट हैज नो जीरो डिवाइजर, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। जीरो डिवाइजर होने का मतलब नॉन जीरो एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट करने पर जीरो आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जेड में ऐसा होता है क्या? Z में नहीं होता है सर। सो जेड इज इंटीग्रल डोमेन। जेड इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक, जेड के ऊपर अगर आप पॉलिनोमियल रिंग बना लेंगे तो दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट भी जीरो नहीं आएगा। दिस इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन, है ना? और Z√2 हम लोग डिफाइन किए थे पहले, किए कि नहीं? दिस इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। और देखेंगे आप तो रिंग में R प्लस डॉट, रियल नंबर में भी ऐसा नहीं होता, दिस इज इंटीग्रल डोमेन। Q प्लस डॉट इज इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से C प्लस डॉट भी इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है। और भी इंटीग्रल डोमेन है, हम लोग धीरे धीरे देखते रहेंगे। ठीक, अभी हम लोग ने ऊपर जो हम लोग डिफाइन किए एक एग्जाम एक्सरसाइज में, जैसे ऊपर हमने एक एक्सरसाइज आपको दिया जहां पे ये हम लोग ने डिफाइन किया, अगर हमारे पास बहुत सारी रिंग है तो उनका हम सम कर सकते हैं। इस सम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सम। सो ये जो डायरेक्ट सम ऑफ रिंग होता है, ये हम लोग n रिंग के लिए यहाँ पे किए, तो दो रिंग लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर z को z के साथ डायरेक्ट सम ले लें, ठीक, R टू बी z डायरेक्ट सम z, इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे AB टाइप के, सच दैट A is in
ए एंड बी बोथ आर इन जेड, ये दोनों ही जेड के एलिमेंट है, दोनों ही इंटीजर है, ठीक है। ये जो रिंग बन रही है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, आर इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इसमें दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। इस रिंग का जीरो क्या है, जीरो ऑफ आर इज 0,0, ठीक है। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इस रिंग की है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम जैसे 1 0 ले लें, 1 0 ले लें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 0 2 से या 0 3 से, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 इंटू 0 होगा एंड 0 इंटू 2 होगा, सो इट इज 0 0। सो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, सो दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, सो आर इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। डायरेक्ट सम ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी इंटीग्रल डोमेन, जैसे जेड इंटीग्रल डोमेन था और डायरेक्ट सम किया जेड का जेड के साथ, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं आया, ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, चलिए कुछ रिमार्क देखते हैं, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है इस रिमार्क में लिख रहे हैं हम लोग। सपोज, तो हमने जो इंटीग्रल डोमेन डिफाइन किया है उसके लिए जो रिंग ली है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है, और उस कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी के अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए, ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। सो सपोज आर प्लस डॉट इज इंटीग्रल डोमेन, मान लीजिए आर प्लस डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है, then what will happen is that then अगर कोई एलिमेंट हम a ले लें, a is not equal to 0 and b is not equal to 0, this implies ab is not equal to 0, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है और उसमें a कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और b कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर a इंटू बी जीरो हो गया तो क्या होगा बताओ, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा सर। हाँ, डिवाइजर a इंटू बी जीरो आ गया एंड a is not equal to 0 and b is not equal to 0 means r is not integral domain, ये तो कंट्रडिक्शन हो जाएगा। इसका मतलब अगर a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, तो a इंटू बी भी जीरो नहीं आएगा, यानी दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा, नॉन जीरो आएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते होंगे लॉजिक में, अगर एक स्टेटमेंट p है और वो q को इम्प्लाई कर रहा है, तो माइनस q क्या करता है, माइनस p को इम्प्लाई करता है, माइनस p का मतलब इसका निगेशन, q का निगेशन। तो हमारे पास क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है p और ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है q। तो माइनस q क्या हुआ, q का निगेशन, q का निगेशन क्या हुआ, ab इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस p क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, कॉमा लगा है, कॉमा मतलब एंड होता है, तो इसका उल्टा होता है और, a इज 0 और b इज इक्वल टू 0, दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट होता है, अगर ये सही है तो नीचे वाला सही है और नीचे वाला सही है तो ये सही है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर a भी 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम लोग, डिफिनीशन से देख सकते हैं। हम अगर इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहे हैं, a भी 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन की डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, कंट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। सो इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो आएगा, और अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो दोनों में से एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो जरूर होगा। समझ में आ रही बात? इज इट ओके? आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक, अब देखो हम लोग क्या था, हम जो, चलिए फिर से यही मान लेते हैं, सपोज r प्लस डॉट
इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या चाहिए था? रिंग चाहिए था। और रिंग में हमको पता है कि रिंग में जो डॉट होता है वो r क्रॉस r से r में बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, एक मैप होता है। डॉट क्या होता है? एक मैप होता है r क्रॉस r से r में। लेकिन इंटीग्रल डोमेन की खास बात क्या है कि इंटीग्रल डोमेन में अगर हम नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, यानी r स्टार का क्या मतलब है? r में से जीरो हटा दें। r स्टार का मतलब है r में से जीरो हटा दें। जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, तो r स्टार हो गया। अगर हम नॉन जीरो लेंगे और नॉन जीरो को नॉन जीरो के साथ प्लॉट करेंगे तो नॉन जीरो मिलेगा, मिलेगा ना? समझ में आ रहा है? सपोज दिस इज इंटीग्रल डोमेन, देन डॉट फ्रॉम दिस टू दिस इज अ मैप। पहले ऐसा जरूरी नहीं था। जैसे Z6 हम लें, Z6 में जैसे हमने Z6 लिया, Z6 में अगर 2 into 3 करेंगे तो वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, आ रहा है ना? तो Z6 के अंदर अगर हम कहें कि Z6 स्टार क्रॉस Z6 स्टार के ऊपर अगर हम डॉट को देखें तो ये मैप Z6 स्टार पे नहीं जाएगी, ये Z6 पे जाएगी, क्योंकि दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? जीरो आ जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ये डॉट आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर स्टार में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो और यहाँ पे नॉन जीरो का प्रोडक्ट एक नॉन जीरो आएगा। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? यस सर। चलिए एक और चीज हम लोग देखते हैं। थर्ड थिंग, फिर से सपोज r प्लस डॉट इज इंटीग्रल डोमेन। मान लीजिए कि इंटीग्रल डोमेन है। टेक a b c in r। if a is not equal to 0 and AB is equal to AC, then this implies that B is equal to C. Better to write it like this. Let me write it like this. यहाँ पे मान लेते हैं सपोज A is not equal to 0, तो क्या होगा? अगर AB is equal to AC होगा तो B is equal to C आ जाएगा। Then इसको कहते हैं कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना, ठीक है ना? ए को कैंसिल कर सकते हैं, बट कैंसिलेशन लॉ तो है ये, लेकिन इसमें ए के ऊपर कंडीशन है कि ए को नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, ठीक है ना? इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इफ r plus dot is integral domain, then restricted cancellation law holds। समझ में आ रहा है? रिस्ट्रिक्टेड क्यों कह रहे हैं? रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी AB इज इक्वल टू AC को हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसको कैंसिल तब करेंगे जब A नॉन जीरो होगा। तो यहाँ कैंसिल कर रहे हैं ना A को कैंसिल कब करेंगे? जब A नॉन जीरो होगा। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब होता है बस कैंसिल कर दीजिए, अगर सेम लिखा है तो कैंसिल कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कैसे हम लोग दिखाएंगे? हाउ विल वी शो इट? इट इज नॉट हार्ड टू शो इट। सो कैसे दिखाएंगे? सपोज इस फैक्ट को हम लोग दिखा सकते हैं। सपोज A is not equal to 0 and
ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी और ए सी बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए सी क्या होगा, 0 आएगा। एग्री कर रहे हो? यहाँ पे यहां से ए कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस सी 0 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, बट आर इज इंटीग्रल डोमेन। आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। और ए क्या है, ए 0 नहीं है। तो इंटीग्रल डोमेन की डिफिनेशन से अगर ए इंटू समथिंग 0 आ रहा है तो या तो ए 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। बट ए 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी इज 0 and b minus c is 0 means b is equal to c. So this proves that in an integral domain restricted cancellation law holds. जो हम कह रहे हैं वो आप एग्री कर रहे हैं उस बात से, और यू हैव एनी प्रॉब्लम? बोलिए तो, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं आगे। अभी तक हमने कितने पॉइंट लिखे थे, थर्ड, एंड नाउ आई फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। Suppose R plus dot is integral domain, then R star dot is a semi group in which cancellation law hold। आर के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर आर स्टार के ऊपर देखेंगे तो डायरेक्ट कैंसिलेशन है, क्योंकि 0 तो आर स्टार में है नहीं। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? आर के ऊपर हमने क्या देखा है कि रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ है। क्यों? क्योंकि आर जो है उसके अंदर 0 भी है, लेकिन आर स्टार के अंदर तो 0 नहीं है। आर स्टार जो है वो एक सेमी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि आर स्टार के ऊपर डॉट एक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। और आर स्टार में क्या होता है, आर स्टार में एसोसिएटिविटी होती है। आर के अंदर एसोसिएटिविटी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सो आर स्टार क्या हो गया, ये जो डॉट था अभी हमने दिखाया कि आर स्टार क्रॉस आर स्टार से, आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर स्टार में मैप, दिस टू आर स्टार, दिस इज ए मैप। अच्छा, पूरे आर के ऊपर ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब हो गया, अगर हम a डॉट बी की बात कर रहे हैं, डॉट सी की बात कर रहे हैं, देन इट इज सेम थिंग एज a डॉट बी डॉट सी। ये रिंग की डिफिनेशन में आया। तो ये चीज होल्ड हो रहा है, ये चीज होल्ड हो रहा है, और दोनों को मिला के ही क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। तो ये दोनों मिला के हो गया सेमी ग्रुप। ठीक है। और अभी हमने देखा कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। अभी हमने देखा कि रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। बट अगर हम आर स्टार के ऊपर देखेंगे, अगर ए बी सी क्या होगा, आर स्टार का एलिमेंट होगा, तब तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि तीनों क्या है, नॉन जीरो है। और ए बी इज इक्वल टू, अगर ए सी आ गया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी है। तो आर स्टार के ऊपर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? हाँ देखो, आर प्लस डॉट अगर इंटीग्रल डोमेन है तो डॉट क्या हो गया, एक मैप हो गया। हम लोग पहले देख चुके, आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर स्टार में एक मैप हो गया। अच्छा, रिंग के अंदर एसोसिएटिविटी होती है, तो हम लोग ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या ए डॉट बी डॉट सी करें, एक ही चीज है। ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के इसका नाम है सेमी ग्रुप। सो आर स्टार क्या हो गया, एक सेमी ग्रुप हो गया। लेकिन आर स्टार के अंदर क्या है, कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि अगर तीन एलिमेंट आर स्टार के हैं, यानी तीनों नॉन जीरो हैं, तो ए डॉट बी अगर बराबर है ए डॉट सी के, तो इसका साफ मतलब है बी इज इक्वल टू सी। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि अगर ए नॉन जीरो है तो बी और सी बराबर आएगा। ठीक, तो इसका मतलब आर स्टार इज ए सेमी ग्रुप विद कैंसिलेशन लॉ, इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ठीक है,
तो ये हम लोग एक बात कर लें। अब चलो एक छोटी सी प्रीपोजिशन हम लोग स्टेट करते हैं। प्रीपोजिशन, a finite integral domain is a field. Proof, अगर हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगी। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन कुछ किताबों में अलग अलग तरीके से आपको मिल सकती है। यहाँ पे जो इंटीग्रल डोमेन है उसका मतलब हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन के लिए हम लोग ने लिया है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी, प्लस नो जीरो डिवाइजर। इंटीग्रल डोमेन का हमारा मतलब ये है, ठीक। तो अब ये कह रहे हैं कि एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो हमेशा फील्ड होगा। तो मान लेते हैं एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, लेट R इज इक्वल टू, तो हम लोग इंटीग्रल डोमेन क्या है, क्या लिए, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी। तो एक 0 होगा इस इंटीग्रल डोमेन के अंदर, एक 1 होगा, और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट होंगे। मान लीजिए वो एलिमेंट है A2, A3 अप टू AN। लेट R इज इक्वल टू दिस बी एन इंटीग्रल डोमेन। मान लीजिए कि ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा, देन R स्टार। R स्टार का मतलब क्या, 0 हटाने इसमें से 1, A2, A3 से लेकर AN। दिस इज अ सेमी ग्रुप in which cancellation law hold. Cancellation ये एक ऐसा सेमी ग्रुप है जिसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक। एग्री कर रहे हो, जो अभी ऊपर किया वही बात लिखा है हमने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब अगर आप रिकॉल कीजिए कि फील्ड की डिफिनीशन क्या होती है। फील्ड की डिफिनीशन याद है किसी को? फील्ड की डिफिनीशन को रिकॉल करिए। यस सर। फील्ड की डिफिनीशन में बस इतनी ही खास बात होती है कि आर स्टार डॉट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ये जो होता है आर स्टार डॉट, वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है ना। फील्ड में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। अब अगर आप ध्यान दें कि हमारे पास यहाँ क्या क्या चीज अवेलेबल है और क्या हमको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज हमारे पास है। आर स्टार के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, हमें क्या क्या पता है। ये जो आर स्टार हमारा है, ये आर स्टार जो है इसके पास आइडेंटिटी है जिसको हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं। ये 1 जो यहाँ पे लिए हैं, कॉम्यूटेटिव है ये, एंड सेमी ग्रुप है। इतना तो पता है आर स्टार के बारे में, है ना। आर स्टार डॉट जो है इसमें आइडेंटिटी भी है, कॉम्यूटेटिव, सेमी ग्रुप है। तो बचा क्या इसको ग्रुप बनने के लिए, बता सकते हो? इनवर्स हर एलिमेंट का अगर हम ढूंढ लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए एक एलिमेंट लेते हैं और उसका इनवर्स हम बताते हैं कि कैसे निकलेगा। टेक ए इन आर स्टार, इन्हीं में से कोई होगा ए जो है, इतने सारे जो एलिमेंट लिखे हैं इनमें से कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, आर स्टार का कोई एक एलिमेंट लिया जिसका नाम दिया ए। अब क्या करते हैं कि ए से आर स्टार को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड से आर स्टार को मल्टीप्लाई कर दिए तो सारे एलिमेंट में क्या हो गया, ए से मल्टीप्लाई हो गया, A2, A3 एंड अप टू AN, ठीक। सब में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक चीज है, इफ AI
बराबर हो जाए ए ए जे के, यानी इसमें से क्या कुछ एलिमेंट आपस में बराबर आ जाएंगे इस तरह से प्रोडक्ट लेने पे? अगर ऐसा हो गया देन व्हाट विल हैपन इज दैट, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। एक और कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ जो हमने यहाँ पे लिखी नहीं, आर स्टार के पास एक रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ है। तो क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो क्या होगा, ए आई बराबर हो जाएगा ए जे के। समझ रहे हो इस चीज को? इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं होगा, सब अलग लगाएगा, है ना? ए आर स्टार जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि ये सब जो एलिमेंट आ रहे हैं इसमें से कोई दो एलिमेंट बराबर हो सकते हैं क्या? अगर कोई दो एलिमेंट बराबर हो गए तो ए आई और एजे को बराबर होना पड़ेगा, लेकिन ए आई एजे क्या है, सब अलग अलग एलिमेंट है आर स्टार के। इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग आएंगे। समझ रहे हो? मेरी वॉइस पहुंच रही है आपके पास? यस सर। हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं? ए से हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया आर स्टार में और हमको ये सब एलिमेंट मिले, लेकिन ये सारे एलिमेंट क्या है, अलग अलग एलिमेंट हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है एन। और आर स्टार में भी कितने एलिमेंट है? एन है। और सारे एलिमेंट क्या है, आर स्टार के ही हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है आर स्टार के एलिमेंट से ही आर स्टार के एलिमेंट में। तो क्या हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, सर आर स्टार में तो हाँ फिर से बोलो तो, आर स्टार में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा ना? हाँ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए आई ए जे के बराबर हो गया तो ए आई और ए जे को बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट क्या हैं, ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं और इनकी संख्या काउंट करो तो कितने हैं, एन है। और आर स्टार में भी कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं। लेकिन ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, आर स्टार के होंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आर स्टार के ही एलिमेंट को, तो आर स्टार का ही मिलेगा एलिमेंट। तो इसका मतलब ये सेट जो है वो आर स्टार के अंदर कंटेन्ड है, लेकिन इसकी संख्या उतनी ही है जितने आर स्टार में एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ए आर स्टार क्या होगा, आर स्टार के बराबर आएगा। ये बात समझ रहे हो आप? यस सर। है ना? ए से जब Yes, मल्टीप्लाई sir. करेंगे आर स्टार के एलिमेंट को तो आर स्टार का ही एलिमेंट मिलेगा, और सारे एलिमेंट कैसे मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। इसका मतलब पूरा आर स्टार ही मिल रहा है। सो ए आर स्टार के बराबर होगा। अब देखो, अगर ए आर स्टार के बराबर है तो आर स्टार के अंदर तो वन भी है। सो दिस इंप्लाइज वन इज इक्वल टू ए इंटू ए आई फॉर सम आई। ये जो आर स्टार का एलिमेंट वन था यहाँ पे, ये भी तो किसी ना किसी इसके एलिमेंट के बराबर होगा, इनमें से किसी एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब वन कैसा दिखेगा, वन ए इंटू ए आई दिखेगा। सो ए हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और इनवर्स, सीधा सीधा इनवर्स लिखते हैं ए आई। इसका क्या मतलब हुआ, हमने कोई भी एक एलिमेंट ए लिया था और उसका कोई ना कोई एक इनवर्स मिल गया हमको। सो हर एलिमेंट का इनवर्स है, हेंस R star dot is a group, is a commutative group. तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटेटिव ग्रुप हो गया, या इसको हम सिंपली बोलें और R प्लस डॉट इज अ फील्ड। इस बात को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, R प्लस डॉट एक फील्ड हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इफ यू हैव ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन देन दैट इंटीग्रल डोमेन विल बिकम ए फील्ड। Is it okay?
Yes or no? Tell me yes or no. Is it okay? Yes.